This program is co-sponsored by Jindal Steelworks, JSW Start Strong Grow Stronger, B6, MIDC Tarapur, Maharashtra for 01506. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम शाम के साथ आज की बात में। आज के दिन एक विशेष है साहित्य जगत के लिए, कला जगत के लिए। आज के ही दिन पंडित बृजमोहन मिश्रा उर्फ बिरजू महाराज का स्वर्गवास हुआ था। उनकी पुण्यतिथि पर आज केसीएन हेडलाइंस के द्वारा उनको याद किया जाएगा। उनके यादगार में आज हमारे साथ 4 विशिष्ट लोग जुड़े हुए हैं। सर्वप्रथम वरिष्ठ साहित्यकारा आदरणीय उमा त्रिपुनायक जी, जो लखनऊ से हमसे जुड़ रही हैं। उनके साथ डॉक्टर पूर्णिमा पांडे जी हैं, जो पूर्व कुलपति रह चुकी हैं खैरागढ़ से, और मुंबई गोरेगांव से डॉक्टर कृपा शंकर मिश्र जी हैं। राष्ट्रीय साहित्यकार हैं, कई पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी कुछ किताबें पढ़ी जा रही हैं। भारत के साहित्य और सनातन के विषय में उनकी पुस्तकों ने अपने एक विशेष स्थान प्राप्त किया है। इन महामूर्धन्य लोगों के बीच में आज हम चर्चा करेंगे पंडित बृजमोहन मिश्र उर्फ बिरजू महाराज जी का। सबसे पहले मैं आदरणीय उमा त्रिपुनायक जी के पास आऊंगा और मैं आपसे उनके विषय में थोड़ा आपकी अपनी अनुभूति जानना चाहूंगा। आज का दिन कथक जगत के लिए बहुत ही जिसे कहते हैं अफसोस का, दुख का, कष्ट का दिन था। जिस दिन सुबह सुबह अचानक ये खबर मिली कि महाराज जी हम लोगों को छोड़ जाना विधाता की रीत है, किंतु जो उससे जुड़ा होता है, कथक के इतने जाने माने कलाकार, पूरे विश्व में उनके कितने शागिर्द, कितने चाहने वाले, मेल मुलाकाती सभी लोग थे। ये खबर सुनते ही सारे लोग स्तब्ध ही रह गए। सारी सुबह एक होती है, किंतु वो सुबह कुछ अलग थी। मैं उनसे 1968 से हुई थी और जोड़ने वाली कड़ी मेरी पूर्णिमा पांडे जी, जो आपके सामने मौजूद है, आप ही थी। वो भातखंडे कॉलेज के एग्जाम लेने आया करते थे और मेरी बेटी रेनू एग्जाम देने गई हुई थी। वीणा हॉल में कार्यक्रम था जिसमें कि एग्जाम दिया जाता था सबके सामने बैठा के। उस समय कहा था पूर्णिमा जी ने कि वो क्या हस्ती हैं, उनका परिचय दिया था। नाम सुनना अलग बात है, लेकिन रूबरू देखना। उसके बाद बहुत सारे मौके पड़े जब बातचीत होती रही, मुलाकात होती रही और विधाओं की एक एक परतें मेरे सामने खुलती गई। कथक नृत्य के अलावा वो साहित्यकार भी थे। काव्य रचनाएं आज के जो उनके शागिर्द हैं, जो और सुनने वाले हैं, सुनते हैं और उस पर नृत्य भी करते हैं। काफी उन्होंने वीडियोस बनाए और किताबें भी उनकी पब्लिश हुई, जिसमें कि उन्होंने कोई भी विषय होता था जिसे कि वो अपना लेते थे, तिहाइयां, तोड़े, टुकड़े उसी विषय के ऊपर बना के और उसकी बंदिश। मैं तो उतना नहीं बोल पाऊंगी इस बातों पे, उसकी जो टेक्निकलिटी है वो तो पूर्णिमा जी ही बताएंगी, लेकिन वो चीजें सुन के उनकी बहुत अच्छी लगती थी। और चूंकि मैं रेणु की वजह से जुड़ी हुई थी तो उसमें मेरी रुचि बढ़ती चली गई और इस तरह उनसे मुलाकात मेरी हुई। फिर 2 वर्ष मेरी बेटी ने उनके अंतर्गत लिया कार्यक्रम और उस नेशनल स्कॉलरशिप में सीखा। मैं उसके साथ दिल्ली में थी, कथक केन दिल्ली, और वहां मुझे उनके जो नृत्य नाटिकाएं वो कंपोज करते थे उन्हें देखने का मौका मिला। उनकी कंपोजिशन मेरे सामने हुई। कुछ एक नाम मैं ले सकती हूँ, पूर्णिमा जी को याद हो, लोहा, फाइल कथा, हब्बा खातून, ये सब। तो ये देखा कि वो बड़ी बारीकी से उनके एक एक पात्र का चयन करते थे। कथक केन के सारे क्लासेस से स्टूडेंट थे, जो जिस लायक होता था उसको वही रोल मिलता था। हब्बा खातून जब बन रही थी तब उन्होंने कथक केन के एक मैनेजर को बॉम्बे भेजा, सॉरी बॉम्बे नहीं कश्मीर भेजा
और चूंकि आप बॉम्बे से इसलिए मैं कह बैठी गलती से। कश्मीर भेजा, वहां से फिरन और उनकी ट्यून्स मंगाई और उस ट्यून को हब्बा खातून की लिरिक्स को लेते हुए उन्होंने वो रचना की। बस यही सब चीजों से जब मैं जुड़ी तो मेरा लेखन जो था नृत्य नाटिकाओं की तरफ झुका और वो मैंने लिखा। आपकी संस्था अल्पिका से भी उनका संपर्क रहा है या संबंध रहा है? जी हाँ, उसी बीच जब अल्पिका 86 में मैंने चालू की तब उनसे कहा कि आप हमारी संस्था के संरक्षक बनिए और आजीवन वो 86 से 2022 तक हमारी संस्था के संरक्षक थे। तो आपको उनका सानिध्य काफी लंबा मिला, उनका कई प्रोग्रामों में लखनऊ आए और मौजूद रहते थे। इत्तेफाक की बात ये, यहाँ कथक की वर्कशॉप नहीं हुआ करती थी, उनका आने का मौका नहीं होता था। 91 में मैंने उनके पिताजी के लिए किया था एक वर्कशॉप और पहले वो वर्कशॉप हुई थी जिसके के कुछ एक छात्र जो हैं वो आज काफी ऊंची पोस्ट भी है उनकी और उनकी गतिविधियां भी बहुत है। तो इन्हीं सब चीजों से धीरे धीरे उनसे कई बार वास्ता पड़ा और उनके बारे में मुझे चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके पास फिर से आएंगे। हमारे साथ हैं पूर्णिमा पांडे जी। मैं चूंकि आप उनकी शिष्या रही हैं और उनके साथ आपका काफी समय बीता है, तो मैं आपसे भी पहली शुरुआत में उनके विषय में तो एक संक्षिप्त जानकारी चाहूंगा कि कैसे व्यक्तित्व थे। जी नमस्कार, मैं पूर्णिमा पांडे वैसे तो लखनऊ में रहती हूँ, अभी बेंगलोर से बोल रही हूँ और धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए। आज की इस पुण्य तिथि में मेरी हृदय से बिरजू महाराज जी को श्रद्धांजलि। और जैसा कि अभी आपने सुना कि आज पुण्यतिथि उनकी है और मेरा यही मानना है, मेरे लिए तो वो गुरु, पिता, भाई, बड़े भाई और मित्रवत रहे। लगभग 55 वर्षों का मेरा उनका संपर्क रहा। जब मैं शायद 17-18 साल की थी तब से मैंने उनसे सीखना शुरू किया। यानी सीखना रेगुलर तो मेरा नहीं हुआ, लेकिन जब कभी भी वो लखनऊ आते थे तो क्योंकि मेरे दोनों गुरु उनके परिवार से सीखे हुए थे, उनके पिताजी से सीखे हुए थे, तो दोनों गुरुओं को वो बहुत मानते थे और मेरे गुरु हमेशा मुझे भेजते थे उनके पास कि जाओ सीख के आओ और महाराज जी से कहते थे कि ये लड़की अच्छा कर रही है, इसको कुछ सिखाइए। तो इसी सिलसिले में अक्सर जब वो गर्मी की छुट्टियों में लखनऊ ही आते थे, लगभग 1.5 महीना रहते थे, तो हर बार मेरी शिक्षा उनसे होती थी। पद्म विभूषण उनको ऐसे ही नहीं मिला। मैंने उनका वो समय देखा जब वो स्ट्रगल कर रहे थे और बिरजू महाराज तो बाद में कहलाए। बिरजू हम लोगों के लिए, सबके लिए बिरजू भैया थे वो, क्योंकि बड़े सभी लोग उनको बिरजू भैया कहते थे। तो इस दुनिया का, कलाकारों की दुनिया का, मैं भी भैया कहती थी, बिरजू भैया, और वो भी बड़े प्यार से मुझे सिखाते थे, मानते थे और बहुत मजाकिया थे तब वो। अच्छा। छोटी छोटी बातों में सिखाने के दौरान भी उनको हर चीज को इतना सरल बना के सिखाना आता था। यानी विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे, विलक्षण प्रतिभा के तो थे ही। जैसा अभी उमा जी ने बताया, कलाकार वो थे, यानी पेंटर वो थे, ड्राइंग वो बहुत अच्छी करते थे। नृत्य का तो कहना ही क्या, विश्व भर में कथक का जो परचम उन्होंने लहराया। जानने वाले हैं ऐसे लोगों का बताना है कि वो गाना भी अच्छा गाते थे, गजब का, बहुत अच्छा गाना गाते थे। ठुमरी की इन्होंने बाकायदा शिक्षा ली थी और तबला बहुत अच्छा बजाते थे। मैं फिर से आपके पास आऊंगा विस्तृत जानकारी के लिए। तो मैं डॉक्टर कृपा शंकर मिश्र जी है, उनका स्वागत करते हुए आपसे भी चाहूंगा कि एक संक्षिप्त जानकारी आपके द्वारा बिरजू महाराज जी के विषय में आप बताएं आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद आदरणीय नंदन जी। और इस मंच से जुड़ी हुई आदरणीय उमा त्रिगुणायत जी को मैं सादर नमन करता हूँ। पूर्णिमा पांडे जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, क्योंकि आप लोग तो उनके एक तरह से रिश्ते में थे और आपने शिष्य का रिश्ता निभाया है, बहन का रिश्ता निभाया है, बेटी का रिश्ता निभाया है। लेकिन एक साहित्यकार की दृष्टि से अगर बिरजू जी को, बृजमोहन जी को, जिनके पिता ने अपना स्वयं एक धाम उन्हें समर्पित कर दिया जगन्नाथ जी ने, तो आप
यूं कहिए कि कोई भी कलाकार जो होता है उसमें स्वर, संगीत, साहित्य, कला, डिजाइनर, गायक, संगीतक, बहुत सारी खूबियों के बाद तब वो कलाकार बनता है और हर विधा का वह गुरु होता है। कथक कही हुई बातें जो अपने स्वर और नृत्य में वह भाव ला दे, वह अनुभूति ला दे, वह सहजता ला दे जो लोगों को सहज ही ग्राह्य हो जाए। तो कथक का एक अपना इतिहास रहा है, इसके घराने हुए हैं जी और उन घरानों से बृजमोहन जी का उदय होना और इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाना ये कोई सामान्य बात नहीं है। जहां पर लोग, सरकारें, व्यवस्थाएं, सभी, आप यहां तक देखें कि आज के साहित्य में चलचित्र एक ऐसा माध्यम है जिसे लोग बहुत ही लोकप्रियता के साथ, बहुत ही ध्यान केंद्रित करके उसे देखते हैं और उसमें कथक के माध्यम से भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, भारतीय मर्यादा, इन सबको समावेशित करके एक प्रस्तुतिकरण देना ये अपने आप में बहुत अद्भुत होता है। मैं आदरणीय कथक जी का जो सिखाते थे, मैं उनका कोई शिष्य नहीं रहा हूं, लेकिन साहित्य की दुनिया में, कथक की दुनिया में, नृत्य की दुनिया में, संस्कृति की दुनिया में, गायक की दुनिया में और कलाकार की दुनिया में उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। इसे जानने के लिए कोई भी व्यक्ति जो पर्दे पे देख रहा है, जो साक्षात देख रहा है, जो किसी मंच के माध्यम से देख रहा है, जिस विधा से भी आदरणीय बिरजू जी को देखता होगा, तो एक स्वयं ही उसके मन में ये भाव और ये परिकल्पना जरूर आती होगी कि ऐसा अद्भुत, अद्वितीय, असाधारण प्रतिभा वाला व्यक्तित्व जिसे भारत सरकार ने पद्म विभूषण से नवाजा, वह सामान्य कैसे हो सकता है? वह तो स्वाभाविक रूप से असामान्य है और असामान्य व्यक्तित्व के चरणों में पहुंच जाना ये और भी आश्चर्यचकित कर देता है। हमारे इस मंच पर बैठी हुई हमारी नारी शक्तियां, जिनका एक बहुत ही गंभीर और सहज स्वाभाविक बिरजू महाराज जी के साथ रिश्ता रहा है, शिष्या के रूप में, बेटी के रूप में, उनके बहुत सारे विधाओं को स्वीकार करने के रूप में, तो वो कैसा उन्हें अनुभूति करती हैं, अनुभव करती हैं, ये तो अद्भुत है। मैं बहुत दूर से पढ़ करके जान पाया हूं, सुन करके जान पाया हूं, देख करके जान पाया हूं, लेकिन जो साथ में रह करके जान पाया वो बहुत ही आश्चर्यचकित और बहुत ही स्तंभित कर देने वाला विषय होता है। बिल्कुल। तो आज उनकी पुण्य तिथि, और इस पर मैं आपको बताऊं कि मैंने उनको जितना पढ़ा, मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मैं उनके विषय में कुछ जाना ही नहीं। क्यों? कि देखिए, गुरुत्व को तभी जाना जा सकता है जब आप उसका शिष्यत्व स्वीकार कर लीजिए, वरना आप नहीं जान सकते हैं। उसके गुरुत्व को जानने के लिए चरणों में समर्पित होना बहुत जरूरी है। अन्यथा आप किसी भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिरजू महाराज जी के किसी भी, कोई भी शिष्य अगर किसी को जानना चाहे तो पहले उसे अपने शिष्यत्व को समर्पित करना पड़ेगा उस गुरुत्व के चरणों में, तभी आप उनको संपूर्णता से जान सकेंगे। और मैं भले उस भाव से न जाना हूं उनको, लेकिन जिस भी भाव से जाना हूं, इतना जाना हूं कि वो हमारे भारतीय संस्कृति के एक धुरंधर, एक रीढ़ थे, हमारी मर्यादा और संस्कार के एक अद्भुत व्यक्तित्व थे, हमारे राष्ट्र नहीं, हमारी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में भारतीय संस्कृति को एक सूर्य के रूप में चमकाने वाले महान कलाकार थे। तो बिरजू महाराज को जितना आंका जाए, मैं जितना पढ़ रहा हूं, ये आज तुलसीदास जी की रामचरितमानस हो गई कि आप जितना बार पढ़िए उतनी नई अनुभूति, जितनी तरह से जानना चाहे, वो चाहे राजनीति से जानिए, चाहे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जानिए, चाहे आर्थिक संदर्भों से ले लीजिए, चाहे सामाजिक अपने जीवन की दिनचर्या से उसको जोड़ दीजिए, लेकिन सब में अकल्पनीय। ऐसे बिरजू महाराज जी को आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और हमारे बीच में आई हुई जो नारी शक्तियां हैं, मैं उनको भी बारंबार नमन करता हूं, क्योंकि आप लोग तो उनके सानिध्य में रही हैं,
आप लोगों से बेहतर बिरजू महाराज जी को कौन उसको व्याख्यायित कर सकता है। तो मैं इन्हीं के साथ, मैं अगर नंदन जी आदेश देंगे तो फिर से मैं उनकी चर्चा पर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ जी, फिर से आपसे बात करूंगा मैं। पंडित बृजमोहन मिश्र उर्फ बिरजू महाराज, जिनका जन्म 4 फरवरी 1938 यूपी के हंडिया में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था, यह मुझे प्राप्त हुआ। ये पंडित भारतीय कथक नर्तक व शास्त्रीय गायक थे और बेहद कम उम्र में उन्होंने अपनी पहली प्रस्तुति दी थी। इन सब विषयों पर मैं आप लोगों से अभी चर्चा करूंगा। बिरजू महाराज को अपना प्रशिक्षण अपने चाचा द्वारा लच्छू महाराज और शंभू महाराज से मिला। इन्होंने कथक के कलाश्रम की स्थापना की। कलाश्रम 1986 में पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा कालिदास सम्मान इनको मिला। 2002 में लता मंगेशकर पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया। 2000 में प्रतिष्ठित संगम कला पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया। अब मैं इनके जो निजी जीवन के विषय में, किस प्रकार का व्यक्तित्व थे, इसके लिए मैं चाहूंगा कि पूर्णिमा जी थोड़ा सा उनके सामाजिक जीवन के विषय में बताएं। कैसे व्यक्ति थे वो, उनका पारिवारिक जीवन, घर परिवार क्या था, कैसे? धन्यवाद आपको। और पहले तो मैं ये बताऊं कि जन्म उनका लखनऊ में हुआ था, हंडिया में नहीं है। हंडिया से इनका परिवार पुश्तों पहले, 2-3 पुश्त पहले लखनऊ आ गया था। लेकिन वो हंडिया कौन सा है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट में मिलता है वो हंडिया है। इसीलिए मैंने बताया। और कम शब्दों में कहना हो तो मैं ये कहूंगी कि वो अवतारी पुरुष थे, सामान्य पुरुष नहीं थे। बिल्कुल। तो क्योंकि जब से मैंने देखा उनके, लगभग वो 25-30 वर्ष के रहे होंगे, तब से मैंने उनको देखा। कोई भी, चाहे गाना हो, चाहे कथक के टुकड़े परन हो, तबला हो, तो इस विलक्षण प्रतिभा के साथ प्रस्तुत करते थे कि शब्दों में उसको बांध नहीं सकती हूँ। और जब भी लखनऊ उनका आना होता था तो मैं जरूर उनसे सीखती थी। और इत्तेफाक हुआ कि सुमित्रा नंदन पंत जी के ज्योत्सना पर मैं काम कर रही थी। मुझे सूचना विभाग द्वारा ये काम मिला था और मैं बहुत डर रही थी क्योंकि इतना अनुभव मुझे नहीं था पहले प्रस्तुत करने का, नृत्य नाट्य का प्रस्तुत करने का। महाराज जी आ गए तो मैंने उनको पकड़ा कि महाराज जी मुझे मदद चाहिए आपकी, आप करवा दीजिए। तो इतने सहज थे। एक बार में, अच्छा तुमने क्या किया है दिखाओ। तो मैंने जैसे ही दिखाया तो उन्होंने पकड़ के हारमोनियम लेके पूरा म्यूजिक, पहले तो उसका गढ़ा और म्यूजिक तैयार किया। बोले अच्छा इसको ऐसे करते हैं। और फिर वो ये भूल गए कि उन्होंने करवाना है या मैंने करवाना है। उन्होंने पूरी नृत्य की प्रस्तुति, नृत्य नाटिका की प्रस्तुति तैयार कर दी और उसको फिर हमने 26 मई को या ऐसे ही, ये किस दरमियान के बात रही होगी, सन कुछ याद है? ये 60s के, लेटर 60s की। अच्छा, काफी पुरानी बातें हैं। जी 1969-70 के आसपास की बात रही। इसके अतिरिक्त जो उनका स्वभाव था बहुत सहज था। जब भी लखनऊ आते थे, कभी कोई मीटिंग में आए तो सुनील कोठवाली जी या जीवन पानी जी, जो भी वहाँ दिल्ली के बड़े कलाकार, गुरुओं के साथ जब बैठते थे तो आपस में चर्चा ही सिर्फ होती थी पढ़ंत में। तबले के टुकड़े या परन या कथक की बातों पर चर्चा होना, यही उनका विषय होता था। कोई इधर उधर की बातें नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा, उससे कोई मतलब नहीं था उनको। और जहां तक रही शिष्यों की बात, शिष्य शिष्याओं की उनको बहुत चिंता रहती थी और बहुत ही प्रेम से, बहुत उदार भाव से हमेशा सिखाया करते थे। कभी उन्होंने भेदभाव नहीं किया कि ये शिष्य मेरा ज्यादा निकटस्थ है, ये दूरस्थ है। हमेशा बहुत उदार भाव से और बहुत प्रेम से सिखाते थे। और एक सीख मुझे कभी उनकी नहीं भूलती। इससे कभी कभी घंटों बीत जाता था, हम लोग कुछ सीख नहीं पाते। वो एक छोटी सी बात कह गए थे कि गुरु का सानिध्य, यानी गुरु की परछाई से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल। तब ये बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज समझ में आती है कि बातचीत से कितना कुछ हम लोग सीख जाते हैं। बिल्कुल। आपस में भी और अनजाने में। तो इस तरह की छोटी छोटी सीख वो हमेशा देते रहते थे। और कभी लंबी बातें होती थी तो बताते थे कि भाई तुम लोग जितने शागिर्द मेरे हो, मैं कभी उनसे कहती थी कि आप तो इतना घूमते हैं रोज, कहीं विदेश, कहीं देश में इधर उधर भ्रमण, आपको इतना सब याद कैसे रहता है कि कौन शागिर्द कहाँ है। कहने लगे तुम लोग सब मेरे ये जो शरीर में रोए हैं ना, इसकी तरह हो। एक रोया भी खींच लो तो कितना दर्द होता है अगर आपके हाथ
का या पैर का कहीं का एक रोया खींच जाए। तो वही कहने लगे कि अगर तुम ये रोए जैसे तुम लोग हो, जितने शागिर्द हो, मुझे हर एक का दुख सुख पता रहता है और उससे उनको किसी को भी कोई कष्ट हो तो उनको कष्ट होता था। और कहने को इतनी सारी बातें हैं कहाँ तक, लेकिन बहुत बहुत ही विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे वो। धन्यवाद। अभी मैं उमा त्रिगुनायक जी से भी थोड़ा सा फिर से जानना चाहूंगा। उनके पारिवारिक जीवन के विषय में आमतौर पे लोग वो नहीं जानते हैं। उनके घर में अब कौन है, कौन देखता है, क्या है, कैसे, कुछ थोड़ा बहुत अगर जानकारी हो तो बता सकते हैं। इस बारे में मैं सबसे पहली तो ये बात कहूंगी कि उन्हें अपने पूर्वजों से बहुत प्रेम था। आपका चेहरा थोड़ा सा कटा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर। हाँ, उनको पुश्तैनी मकान उनका जो भी था, जिसमें उनका बचपन भी था और बाप दादा रहे, कालिका बिंदादीन जोड़ी कहलाती गोइन रोड पर। उन्होंने अपना मन बनाया कि मैं इस स्थान पर जहां हंडिया से आके मेरे पूर्वज रहे थे, मैं एक म्यूजियम बनाऊंगा जिसमें के उन्हीं पूर्वजों की चीजों को रखूंगा। आपने देखा होगा जगह जगह फोटोज में कि एक अंगरखा पहन के उनके बिंदादीन महाराज बाबा, वो अंगरखा आज उस म्यूजियम में मौजूद है। गोइन रोड जैसी जगह पे उसकी जो कीमत है, आंकेंगे आज के लोग अगर तो करोड़ों में जाएगी, किंतु उन्होंने उसको अपने पूर्वजों के नाम गवर्नमेंट को 1 रुपया लीज पे दे और उसमें म्यूजियम बनाने की गवर्नमेंट से सिफारिश की थी। गवर्नमेंट ने उसको लिया है और म्यूजियम बनाया है। उस म्यूजियम में एक एक चीज मौजूद है, उनके शिष्यों की फोटो मौजूद है, उनके बाप दादों की जो भी चीजें थी। यहाँ तक कि आप ये समझिए कि जब वो बन रहा था, इत्तेफाक ये था कि लखनऊ में मैं उनका जो भी काम होता था एक मुंशी की तरह, मुंशी कह सकती हूँ, क्योंकि वो वहां से चिट्ठी भेजते थे और वो चिट्ठियां अगर ठीक से किसी सरकारी दफ्तर में न पहुंच पाए तो आप उसका रिमाइंडर क्या देते रहेंगे। तो वो चिट्ठी मेरे घर के पते पर आती थी, उसको मैं ले जाके देती थी। ये सब करते करते वर्षों बीत गए। आखिरकार म्यूजियम उसके साथ सज्जा हुई और उसका फिर इनॉग्रेशन हुआ। उसमें उन्होंने, उस दिन मैंने पूछा उनसे, मैं कहा महाराज जी आपको कैसा लग रहा है? बोले मैं बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ कि जो मेरी इच्छा थी वो आज पूरी हो गई। उसमें उन्होंने, उनके अपने कपड़े मौजूद हैं, उनकी छठी है, उनकी शादी के कपड़े मौजूद हैं, बहुत कुछ है। अम्मा जी की उनकी आवाजें वगैरह, उनके पास जितना भी जो कुछ था वो उन्होंने सब उस म्यूजियम में रख दिया है। पूर्णिमा जी के गुरु जिनका के नाम था जी और कल्याणपुरकर जी, ये उसी घराने के शिष्य थे महाराज जी के फादर के समय के, और उन लोगों को वो बहुत आदर देते थे, गुरु भाई मानते थे उन लोगों को, क्योंकि उनके फादर के द्वारा ही उन्होंने सीखा था। तो ये चीज अगर आज की पीढ़ी या उनके शिष्य अपने पूर्वजों की इज्जत करना सीख जाएं, तो इससे ज्यादा उनसे लेने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को जो नृत्य नहीं करता, संगीत नहीं करता, कुछ नहीं करता, उनकी व्यक्तित्व से कुछ लेना चाहता है, तो ये लेने लायक उनकी चीजें हैं। बाकी महारत तो उन्हें सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सब पे थी, बांसुरी, नाल, सितार, सरोद, तबला, हारमोनियम, जो भी हाथ मिलता था बैले में वो बैठ जाते थे और बजाते रहते थे साथ में। वास्तव में अगर कलाकार शब्द किसी के लिए उपयोग किया जा सकता है तो आपके लिए कहा जा सकता है, ऐसे ही कलाकार थे। ठीक है, मैं आपके पास अंतिम में फिर से एक बार आऊंगा। मैं अब डॉक्टर कृपाशंकर मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने का, उनके याद करने का, उनके विषय में चर्चा करने का समय है और समय भी हो चला है। मैं चाहूंगा कि अगर चंद शब्द में उनको आज आप श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, उनके विषय में विचार रखेंगे, तो क्या बोले? देखिए, किसी को भी याद करने के लिए जब हम अपनी वर्तमान परिस्थितियों को आने वाली पीढ़ियों को धरोहर के रूप में समर्पित करते हैं, तो उसके बहुत सारे आदर्श होते हैं। उन आदर्शों को वर्तमान धरोहर के रूप में आने वाले भविष्य को सुपुर्द करता है। तो अब आप ध्यान रखें कि अतीत
भविष्य, यह तीनों काल उसमें समाहित होते हैं। अतीत से लिया हुआ, वर्तमान से पाया हुआ और भविष्य में दिया हुआ, ये सारी स्थितियां जिस कलाकार के पास हो, जिस व्यक्तित्व के पास हो, जिस महान पुरुष के पास हो, जिस तपस्वी के पास हो, वह आज के युग में हमारा आदर्श है, हमें आचरण करने की प्रेरणा देता है। और यह प्रेरणा राष्ट्र सेवी संभावनाओं से भरी होती है, जिसमें हमारा राष्ट्र होता है, हमारा समाज होता है, हमारा चिंतन होता है, हमारा सृजन होता है। और इन सारी स्थितियों को लेकर के जब हम किसी चीज को उठाते हैं, देते हैं धरोहर के रूप में, तो बहुत ही अक्षुण्य होती है। और वो आज नहीं, जैसा कि आदरणीय त्रिगुणायत जी ने बताया, जो म्यूजियम के रूप में संरक्षित किया गया लखनऊ में, उनका अतीत, उनका वर्तमान, ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि आज हम हैं तो कल नहीं रहेगा। आने वाली संततियां कई सौ वर्षों तक उन्हें स्मरण करती रहेंगी, देखते रहेंगे, देख करके उनसे सीखती रहेंगी। तो आज ऐसे महान व्यक्तित्व को, ऐसे महान कलाकार को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। देखिए, मैं एक संदर्भ और आपको बताना चाहता था। पुण्यतिथि, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे कहते हैं जन्मतिथि, जब कोई दिवंगत होता है तो उसे कहते हैं पुण्यतिथि। हमारा एक आध्यात्म का संदर्भ पुण्य हो सकता है, लेकिन देखिए, अभी अभी जैसे ही आरंभ हुआ, वैसे ही त्रिगुणायत जी ने कहा कि आज का दिन थोड़ा बड़ा अफसोस का दिन है, क्योंकि दिवंगत जो हो जाता है, हम संसारी लोग उसे बड़े शोक में मनाते हैं, याद करते हैं। अब आप बताएं कि जिसे हम इतने शोक में मनाते हैं, जिसे इतने शोक में स्मरण करते हैं, उसे, उस तिथि को पुण्य कैसे कह सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इसे पुण्य से बदल करके कोई शोक दिवस या पुण्य कह सकते हैं, जो भी भाव हो, दूसरे बदले जा सकते हैं। मेरा ऐसा अपना विचार था। लेकिन ऐसे महान कलाकार को मैं फिर से एक बार अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं और बार बार स्मरण करता हूं कि ऐसे महान कलाकार हर रूप में, हर काल में विद्यमान रहे। इन्हीं के साथ आदरणीय नंदन जी। धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर पूर्णिमा पांडे जी के पास आऊंगा और चाहूंगा जानना उनके सपनों का जो भारत था, चाहे वो कथक के विषय में हो, गायन के विषय में हो, संगीत के विषय में हो, जिस तरह का वो चाहते थे लोग हों, कलाकार इस तरह से हों, आज किस स्थिति में है हमारा देश कथक? देखिए, बहुत मुझे प्रसन्नता है। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि एक तो उनको, जैसे भी बताया गया, कि लखनऊ से बहुत लगाव था। स्वाभाविक है, हर एक का अपनी जन्मभूमि से और अपनी कर्मभूमि से लगाव होता है। तो वो कर्मभूमि भले ही उनकी दिल्ली रही, लेकिन वो लखनऊ से जितना जुड़ाव उनको था और प्यार था, वो और कहीं से नहीं था। दूसरी बात, उनकी जो विजन था बहुत क्लियर था और दूरदर्शिता इतनी थी कि ये म्यूजियम निश्चित ही, अगर वो दिल्ली चले गए, सारा परिवार दिल्ली चला गया, तो कौन यहाँ उनकी ड्योढ़ी की देख रेख करता? ये संभव नहीं था। तो उनको ये पहले से ही आभास था और उन्होंने लगभग 40 वर्ष पहले ये सोच बनाया, आज से 40 वर्ष पहले बना लिया था कि मैंने ये काम करना है, कि इस जोड़ी को कथक का म्यूजियम बनाना है। और तब से ये बात चल रही थी। बहुत अड़चने आई, समय समय पर कभी अधिकारी बदलते हैं तो बातें भी बदल जाती हैं, लेकिन वो रुके नहीं और उन्होंने हमेशा प्रयास करता रहा। और इसमें तत्कालीन जो चीफ सेक्रेटरी थे योगेंद्र नारायण जी, उन्होंने और अन्य जो सेक्रेटरी समय समय पर संस्कृति विभाग में आए, उन्होंने बहुत मदद की। और अंत में जिस दिन ये म्यूजियम सरकार ने उद्घाटन किया एज कथक म्यूजियम, उस दिन वो बहुत प्रसन्न थे और मैं भी वहां थी, उमा जी भी वहां थी, सभी कथक के से जुड़ाव रखने वाले उनके शागिर्द वहां थे। तो वो एक तो ये म्यूजियम वाली बात। दूसरी, कला आश्रम जिसकी स्थापना उन्होंने दिल्ली में करी अपने शिष्य शिष्याओं के साथ मिलकर, वो उनका दूसरा पड़ाव बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसको उन्होंने स्थापित करने के दिन भी बहुत खुश थे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कला आश्रम पूरे विश्व में अपने यूनिट्स बनाएगा और कला आश्रम की अलग अलग जगह कुछ उनके शागिर्द शिष्याएं और शिष्य लोग
कला आश्रम के नाम से कुछ अन्य काम भी करते रहते हैं अन्य शहरों में। तो ये 2 उनके बहुत बड़े प्रोजेक्ट थे। और अंत में जो उनकी लास्ट विजिट थी लखनऊ में, उस दिन लखनऊ की जो मालिनी अवस्थी जी, पद्मश्री नवल मालिनी जी हैं, जो लोक गायिका प्रसिद्ध हैं, उन्होंने आनंद फानन में उनके लिए एक बहुत अच्छा सम्मान समारोह आयोजित कर दिया। उस बात से वो बहुत प्रसन्न थे। और लखनऊ की उनकी आखिरी विजिट इतनी सफल रही कि उन्होंने थोड़ा सा स्टेज पे खड़े होके भी कुछ दिखाया, और जो भी वो कहना चाहते थे अपने कलाकारों से, कलाकार वर्ग से, जनता से, उस दिन हम लोग सभी वहां थे, बहुत सारे कलाकार आए थे, उन्होंने अपनी बात रखी। और बहुत ही आशान भी थे कि लखनऊ में मुझे कुछ करना है, और बहुत उनका जो प्यार उन्होंने जताया, और ये सब चीज, छोटी छोटी बातें जीवन में उनके लिए बहुत महत्व रखती थी। और कला और कलाकार के प्रति तो वो समर्पित थे ही। कथक तो वो कहते थे, मेरे लिए कथक के अलावा कथक को कहिए, कथक को जीते हैं, कथक को खाते हैं पीने में, हर वक्त वो कथक से ही जुड़े रहते थे। और उनके कभी लोगों ने नोटिस किया होगा तो हाथ हमेशा यूं उंगलियां चलती रहती थी, जैसे कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं। और कहीं भी कोई ध्वनि सुनेंगे तो उसमें से स्वर ले लेंगे कि ये स्वर देखो ये ऐसे कर रहा है। यानी कोई काम चल रहा, कोई बैठक चल रही, अक्सर आते थे तो हम लोग शाम की बैठक उनके लिए ऑर्गेनाइज करते थे कहीं ना कहीं। उनको इसी में आनंद आता था, इसी को, वो इन्हीं पलों को वो जीते थे। हम कथक पे फिर से मिलेंगे, और क्षमा भी चाहूंगा, समय का भी अभाव है। कथक विषय पे ही चैनल के द्वारा हम फिर से प्रोग्राम लगाएंगे। अब मैं उमा जी के पास आऊंगा और उनसे जानना चाहूंगा कि एक संदेश, आज पूरे देश में सभी लोग इसको सुनेंगे, अभी जो भी उनको चाहने वाले हैं, कला के हों, साहित्य से हों, नृत्य से हों, उनके लिए आपका एक संदेश, क्योंकि आज 1 वर्ष हो गया है, आज वो हमारे बीच में नहीं है, वो किस तरह का दुनिया, किस तरह का कला क्षेत्र देखना चाहते थे और कैसा होना चाहिए, एक संदेश उनकी तरफ से आपका। उनकी जो भी कल्पना थी कथक के लिए, वो आज काफी हद तक साकार होती नजर आती है, क्योंकि देश विदेशों में उनके शिष्य इस कला को आगे बहुत फैला रहे हैं। कला आश्रम के बारे में पूर्णिमा जी ने कहा, कला आश्रम का उनकी शिष्या, वरिष्ठ शिष्या जो शाश्वती सेन है, उन्होंने उसको बनवाने में और पूरा करने में बहुत श्रम किया। और आज भी वो उसके अंतर्गत जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनको यूट्यूब में उसमें डालते हैं। एक प्लस पॉइंट उनके इस पीढ़ी में रहा, जो कि हम इसको टेक्निकल चीजों से जोड़ पाए। आज का जो हमारा मीडिया है और जो हमारी नई पनपी है, यूट्यूब है, रिकॉर्डिंग है, वॉइस रिकॉर्डिंग है, जो उन्होंने बहुत सारे जितने भी कार्यक्रम होते थे, संचालक और आयोजक किया करते थे, बातों भी जाके स्टूडियो में उन्होंने बहुत रिकॉर्डिंग की है, और वो आज के शिष्यों के लिए मौजूद है, जिसमें कि उनकी गायकी है, उनका अभिनय है, उसको देख के आने वाली पीढ़ियां उनको देख समझ सकती हैं, जो कि आज और शिष्यों को, उनके पूर्वजों को देखने को नहीं मिले। सिर्फ महाराज जी की बातों से जान पाए कि मेरे पिताजी यूं करते थे, चाचा यूं करते थे। और आज जो उनका मीडिया से हमारे पास जो भी है, उन्होंने लेखन में किया, उन्होंने कुछ सीडीज निकाली, उस सब में उनका अभिनय है, उन्होंने जो आपके हस्तक होते हैं उनको नाम दिया, उस सब को सीख के आगे बढ़ाएं। सबसे ज्यादा शिष्यों से यही अपेक्षा है, और इस कला के रूप में तो वो सबके बीच में हमेशा रहेंगे ही, कहीं नहीं जाते। 4 लाइनें मैंने उनके लखनऊ से विदा होने के, उनकी ये इच्छा थी कि उनकी अस्थियां लखनऊ में गोमती में आए और गंगा में जाए। थोड़ा सा आपका पूरा चेहरा दिखे फिर। तो जब वो लखनऊ आए, लखनऊ उनकी आई, अस्थियां बनारस गई, सब कुछ, लेकिन अभी कल बैठे बैठे मुझसे 4 लाइनें बनी, वो मैं आपको जरूर समर्पित करूंगी उनको। सूनी ड्योढ़ी सूना आंगन, सूनी ड्योढ़ी सूना आंगन, सूना घर चौबारा, नहीं मिलेगा गुरु आपसा इस जग में दोबारा। कथक जगत में रचा आपने नित नित नया इतिहास, थे किस्मत के धनी जो पहुंचे आपके पास। वाह, बहुत सुंदर।
छूटी बहुतों की मिलने की आस। लखनऊ के बिरजू भैया को सादर नमन, लखनऊ वालों की तरफ से, शागिर्दों की तरफ से और समस्त विश्व के उनके शिष्यों कलाकारों की ओर से शत शत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये महफिल एक ऐसे कलाकार के लिए जुड़ी है, एक ऐसे पद्म के लिए जुड़ी है जो कि भारत नहीं विश्व में कला के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में जिन्होंने अपना परचम लहराया। बड़ा ही सुंदर और मनोरम जीवन रहा उनका। आज भी उनको लोग देख के सीख अपने जीवन में एक नया परिवर्तन ला सकते हैं। आप सभी ने आज के कार्यक्रम में उपस्थिति देकर उनके जीवन के अमूल्य जो अनुभव है उनको शेयर किया लोगों से। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। अभी मैं सभी दर्शकों से आग्रह करता हूं कि पद्म विभूषण बिरजू महाराज के विषय में अन्य क्षेत्रों से भी और जानकारी इकट्ठा करें, जानें, सुने, देखें, उनके जीवन को समझें। बहुत बहुत धन्यवाद। शाम के साथ आज की बात में आप सभी का हार्दिक 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 अभिनंदन, आभार। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। This program is co-sponsored by Sunmoon Pharmaceuticals Private Limited. It is involved in the manufacturing of productive pharmaceutical materials, drug intermediates, and 65, Tarapur MIDC 401506. नमस्कार दोस्तों, एशियन एयरलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। एशियन एयरलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।